Hello everyone, welcome to the history sessions of grade 8 and today we are discussing chapter number 8 and the chapter name is Civilizing the Native, Educating the Nation. This is your second session. तो बच्चों हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन और ये आपका सेकंड सेशन है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं. तो उसमें हमने देखा था दैट वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट implications the British had on the lives of student, right? और जाहिर सी बात है कि अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे who were reading और learning at that time. लेकिन उसके पहले ये इंपॉर्टेंट था समझना that what was the notion of British officials regarding the educational reforms or the education that prevailed in India, right? तो इसीलिए हमने अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ा that is how British saw education, and the first subtopic that we talked about was the tradition of Orientalism. और मैंने आपको बताया that the term Orientalism it comes from Orients जिसका मतलब होता है East, right? So historians और writers Orientalism term use करते हैं in order to understand or talk about the tradition or the culture of the East. और उसमें हमारा कंट्री इंडिया भी आता है, right? So we are talking about the Asian countries here or the Asia region here, right? तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया about William Jones who came to India 1783 और वो एक जूनियर जज बनकर आए थे, है ना? We also saw that he was a linguist. तो linguist कहने का क्या मतलब है? That he had knowledge of different languages. और यहाँ पे जितने भी ओरिएंटलिस्ट आए थे बच्चों, राइट, जिनको ट्रेडिशन और कल्चर पढ़ना था या समझना था ईस्ट का, तो वो लोगों ने एक नोशन निकाला दैट इंडिया हैड अ ग्लोरियस पास्ट. मतलब हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन था हमारे पास्ट में वो काफी अच्छा था, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. और इसीलिए इनका सोचना था कि अगर हम इंडियन टेक्स्ट और इंडियन जो सेक्रेट टेक्स्ट हुआ करते थे या डिफरेंट टेक्स्ट जो साइंस, फिलॉसफी या लॉ के ऊपर हुआ करते थे, उनको अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, उनको अगर हम रीडिस्कवर करेंगे, सो दैट वुड बी गुड फॉर द ब्रिटिश एज वेल एज द इंडियंस, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक हियर दैट इज हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. तो हम लोग ओरिएंटलिज्म और ओरिएंटलिस्ट के नोशन के बारे में पढ़ रहे थे. अब मैं यहाँ पर उसी पॉइंट को कंटिन्यू करने वाली हूँ. So, influenced by such ideas, जैसे अभी मैंने आपको बताया about the notion of Orientalist, right? तो उनके जितने भी ideas थे to rediscover the past of Indian civilization, to understand the Indian text and the sacred ancient text, right? तो इन सब चीजों को समझने के लिए इनके जो ideas और जो notions थे, उससे बहुत company officials वो क्या करने लगे? They argued that the British out to promote Indian rather than Western learning. अब इन्हीं सब आइडिया से इन्फ्लुएंस होके ऐसे बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स थे बच्चों who were in favor of the notions of the Orientalist, right? तो इस फेवर में थे कि हमें इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन को समझने के लिए इंडियन लैंग्वेज को पढ़ना होगा, राइट? और यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करना होगा rather than the Western education. अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न एजुकेशन में क्या आता है? ऑब्वियसली दैट एवरीवन हैड टू लर्न इन इंग्लिश. लेकिन अगर आप रूरल एरियाज की बात करो जहां पे गांव में लोग रह रहे हैं तो उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता था, तो वो कैसे समझेंगे सब चीजों को, है ना? तो इन सारी चीजों को लेके डिफरेंट नोशंस बनने लगे. ओके, सो दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशंस शुड बी सेट अप टू encourage the study of ancient Indian text and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. तो इनका क्या सोचना था बच्चों कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए, सेटअप होने चाहिए जहां पे क्या इंकरेज किया जाए? द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट. अब जितने भी पुराने जो एंशिएंट टाइम पे इंडियन टेक्स्ट लिखे गए थे
उसको बेसिकली समझने के लिए या पढ़ाने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए। उसके अलावा द टीचर्स दे शुड टीच संस्कृत, राइट। तो पुराने टाइम पे अगर हम वेदास की बात कर रहे हैं तो उसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, या बाकी जितने भी आप एंशिएंट टेक्स्ट की बात करो तो उसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाता था। और अगर हम पर्शियन लिटरेचर और पोएट्री की बात करते हैं तो ठीक ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश के आने से पहले हमारी कंट्री में कौन थे बच्चों, कौन रूल कर रहे थे? सो इट वाज द मुगल एम्पायर, राइट। और मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन का क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज था पर्शियन। तो ऐसे बहुत सारे पर्शियन लिटरेचर और पोएट्री भी इंडिया में इवॉल्व होने लगे, राइट। सो बेसिकली इन सब चीजों को यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने के लिए इनकरेज किया जाने लगा। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर जो एंशिएंट टाइम पे जो बच्चे हुआ करते थे तो आज के डेट पे हमारे स्कूल्स होते हैं, राइट। चाहे वो प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो। लेकिन अगर हम एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं या जब हम बात करते हैं ब्रिटिश पीरियड की, तो उस टाइम पे ऐसे बहुत बड़े बड़े स्कूल्स नहीं थे, तो बच्चे जो थे वो ओपन ग्राउंड में पढ़ा करते थे। सो दिस इज अ पिक्चर डिपिक्टिंग दैट थिंग हियर। Also, the officials thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with. तो यहाँ पे जो हिंदूज और मुस्लिम्स या जो नेटिव्स इंडिया में रह रहे थे, तो जो कंपनी ऑफिशियल्स थे जो ओरिएंटलिस्ट के फेवर में थे, उनका क्या थॉट था बच्चों, दैट दे शुड बी टॉट विद थिंग्स और विद द सब्जेक्ट दैट दे आर फेमिलियर विद। मतलब ये कि उनको जो लैंग्वेज आता है, जो उनको सब्जेक्ट्स पता है, जो उनको अपने कल्चर के बारे में पता है, तो उन सारी चीजों के बारे में पढ़ाना चाहिए। टू whom? To the Hindus and the Muslims. Apart from that, and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them. यहाँ पर जब हम वेस्टर्न एजुकेशन की बात करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए क्या था, एलियन सब्जेक्ट था, राइट। सबको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था, सबको अंग्रेजी में लिखना नहीं आता था, राइट। सो इन इंग्लिश नॉट एवरी person in India or every native was not speaking in English, right? So therefore यहाँ पे इनके थॉट्स थे कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स यहाँ रह रहे हैं उनको वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए या वही लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए जिससे वो फेमिलियर है और जिसको वो वैल्यू करेंगे। ओके, ओनली देन दे बिलीव्ड कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स। अब यहाँ पे ये चीज क्यों किया जा रहा था, in order to win a place in the hearts of native, क्योंकि उनको पता था कि जिस जगह पे वो रूल कर रहे हैं अगर वहां के लोगों को वो अपने पास अपने पावर में नहीं ला पाएंगे तब तक वो अच्छे से रूल नहीं कर पाएंगे, राइट। उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, एंड दैट इज व्हाई दे वांटेड टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल और द नेटिव्स हु वर लिविंग देयर। तो इसलिए ये पूरा नोशन इन्होंने लाया। ओके, with this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in the year 1781. अब ये जो टर्म है बच्चों मदरसा, so this is a term जो अरेबिक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग, जहाँ पे बच्चे जाते थे पढ़ाई करने के लिए। ओके, तो इसको सेटअप किया गया था कब, 1781 में, और कहाँ किया गया था, कैलकटा में। सो इट वाज डन टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन and Islamic law. Okay, and the Hindu College was established in Banaras in the year 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit text that would be useful for the administration of the country. तो यहाँ पे आप देखो कि दो नए नए इंस्टीट्यूशन सेटअप किए थे। Now these institution were the place of learning. पहला था एक मदरसा जो कि कहाँ पे खुला गया था, कैलकाटा में 1781 पे, जहां पे अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ पढ़ाया जा रहा था। ओके, दूसरा खुला था हिंदू कॉलेज जो हिंदूज के लिए था। ये मदरसा जो था दैट वाज फॉर द मुस्लिम्स देयर। ओके, सो बेसिकली 1791 में बनारस रीजन में हिंदू कॉलेज को खोला गया था। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। नाउ दिस इज द पिक्चर हियर ऑफ कैलकाटा मदरसा, और ये हमारा जो हिंदू कॉलेज है जो संस्कृत कॉलेज भी कहलाता था। ओके, ये 1791 में बनारस में खोला गया। उसके अलावा कैलकाटा में 1800 में बच्चों फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक हियर, दैट इज ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट।
एक नोशन हमने पढ़ा अबाउट द ओरिएंटलिस्ट कि उनके क्या नोशन थे रिगार्डिंग द इंडियंस एंड ऑल्सो द इंडियन सिविलाइजेशन और किस तरीके से एजुकेशन का इम्पैक्ट पड़ता ओके और कैसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए सो दैट द इंडियंस दे कुड लर्न अबाउट देयर ओन कल्चर राइट। अब यहाँ पर हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव पढ़ने वाले हैं दैट वाज टोटली अपोज्ड टू दैट ऑफ द ओरिएंटलिस्ट हियर ओके। फ्रॉम द early 19th century many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. तो बच्चों ये अर्ली 19th सेंचुरी में दैट इज जब हम 1800 के आगे की बात कर रहे हैं ओके तो उस टाइम पे क्या होने लगा ऐसे बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे हु स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग ओके। तो उनके अकॉर्डिंग जो ओरिएंटलिस्ट विजन था जिसके जो ओरिएंटलिस्ट हुआ करते थे जो इंडियन पास्ट को या इंडियन कल्चर को वो एक ग्लोरियस पास्ट की तरह देखते थे है ना। तो उस नोशन की वजह से उन लोगों ने क्या सोचा दैट इट वुड बी गुड इफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे आर टॉट समथिंग दैट दे आर अवेयर ऑफ राइट जिसको वो वैल्यू करेंगे जिसको वो ट्रेजर करेंगे सो दैट वुड हेल्प देम टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल और द नेटिव्स राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये जो नोशन था it many British officials they started criticizing this notion here. They said that knowledge of the East was full of errors. अब उनके अकॉर्डिंग क्या था बच्चों एक बिल्कुल उल्टा ही नोशन था वो डिमीन करते थे ईस्ट के नॉलेज को राइट। तो ओरिएंटलिज्म ईस्ट के कल्चर को समझने की कोशिश करते थे और यहाँ पे जो बाकी उनके अपोजिट लोग थे वो बेसिकली कहते थे कि जो नॉलेज है ईस्ट का जो भी टेक्स्ट लिखे गए जो भी स्क्रिप्चर्स है दे आर फुल ऑफ एरर्स एंड ऑल्सो अनसाइंटिफिक थॉट राइट। सो अकॉर्डिंग टू देम द इंडियंस दे वर इंफीरियर्स लाइकवाइज उनका जो स्क्रिप्चर उनका जो टेक्स्ट है वो भी इंफीरियर है। इंफीरियर कहने का क्या मतलब है दैट इट इज नॉट साइंटिफिक ऑल्सो इट इज नॉट प्रैक्टिकल और इसमें बहुत सारे एरर्स हैं राइट। सो दे सेड दैट ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। जो ईस्टर्न लिटरेचर है जिसके बारे में ओरिएंटलिस्ट अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इनके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ही अपोजिट था वो था नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड ओके। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो यहाँ पे आप देख सकते हो difference of opinions between the British officials themselves, right? तो यहाँ पे आप देखो बच्चों कि कुछ British officials ऐसे थे who were telling that कि जो ब्रिटिश कर रहे हैं जो ओरिएंटलिस्ट कर रहे हैं उनका जो विजन या नोशन है कि वो अब इनकरेज कर रहे हैं स्टडी ऑफ अरेबिक लैंग्वेज या स्टडी ऑफ पर्शियन लैंग्वेज या स्टडी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज राइट। ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे अगर वो इनको इनकरेज कर रहे हैं सो दैट इज टोटली रॉन्ग वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट स्पेंड और पुट सो मच एफर्ट इन मेकिंग देम अंडरस्टैंड देयर ओन पास्ट राइट। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग थे बच्चों हु वर अगेंस्ट द नोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट। इसमें सबसे फेमस नाम है जेम्स मिल का ओके। सो जेम्स मिल वाज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट ओके। सो ही वाज अगेंस्ट द नोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड और what they respected in order to please them and win a place in their heart. Okay? अब जेम्स मिल का कहना था बच्चों कि ब्रिटिश एफर्ट जो है वो इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि जो भी नेटिव्स पढ़ना चाहते हैं वो अपना एफर्ट उस पे लगाए राइट या जो भी वो रिस्पेक्ट करते हैं वो उसके ऊपर फोकस करे जस्ट टू प्लीज देम मतलब सिर्फ नेटिव्स को प्लीज करने के चक्कर में दे शुड नॉट इनकरेज और पुट देयर एफर्ट इन मेकिंग देम लर्न द संस्कृत और अरबिक लैंग्वेज ओके। द एम ऑफ एजुकेशन ought to be to teach what was useful and practical. तो इनका क्या थॉट था दैट एजुकेशन का मेन एम क्या होता है मेन एम होता है टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल और इनके अकॉर्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन वाज मच मोर मीनिंगफुल or it was much more practical and scientific, right? Rather than the East literature, okay? So Indians
should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made, rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. यहाँ पे ये ओरिएंट टर्म आप समझ लो ईस्ट के लिए यूज किया गया है. एक हमारा वेस्टर्न कल्चर हो गया, एक हमारा ईस्टर्न कल्चर हो गया. तो ईस्टर्न कल्चर या ट्रेडिशन को ये जो वेस्टर्न कल्चर के कुछ लोग थे वो डिमीन करते थे, राइट? उसको अच्छे तरीके से नहीं देखते थे. जैसे हम बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं थ्रू द नोशंस ऑफ जेम्स स्मिथ हु वाज अगेंस्ट द विजन्स ऑफ ओरिएंटलिस्ट. तो इनका आप देख सकते हो कि ये क्या चाहते थे कि जो इंडियंस है या जो नेटिव्स है उनको उस चीज से फेमिलियर कराया जाए दैट इज मच मोर साइंटिफिक एंड ऑल्सो इट इज मच मोर टेक्निकली एडवांस. और ये कहाँ आपको मिल सकता है इनके अकॉर्डिंग? इट वॉज इन द वेस्टर्न लिटरेचर. ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ जेम्स मिल हियर. By the 1830s, the attack on the Orientalist became sharper. और 1830s तक क्या होने लगा? जो ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट लोग थे वो धीरे धीरे और अटैक करने लगे उन पे, उनके नोशंस पे. One of the most outspoken and influential of such critics of that time was Thomas Babington Macaulay. So you must remember the name here. It is really important because he was the person who brought a lot of education reforms in India. इनका नाम है T.B. Macaulay. Okay, he saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. Okay, जैसे मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि मेन जो इनका थॉट था या मेन नोशन क्या था बच्चों कि इंडियंस जो है वो अनसिविलाइज्ड है और इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है. इनका कल्चरल मिशन है इंडिया को सिविलाइज करना. ओके, हु कुड डिनाई, declared Macaulay, that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. So यहाँ पे इनका क्या कहना है कि जो यूरोपियन लाइब्रेरी है उसका एक शेल्फ इट वाज मच बेटर देन द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया. कि इंडिया का जो भी नेटिव लिटरेचर है, जो भी संस्कृत टेक्स्ट है या जो अरेबियन में पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है, उन सबसे मच बेटर है यूरोपियन लाइब्रेरी में उनका जो अपना वेस्टर्न लिटरेचर है. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन and we also discussed the second opinion or the second notion here that was related to the grave errors of the past. Okay, so अब next class में we are going to continue this topic here. That's all for today. Thank you very much. Have a nice day.